हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम लोग क्या करेंगे। आज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं ना, उन्हें हम सीखेंगे। हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को करना सीखेंगे जो बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व करा सकती, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उस क्वेश्चन की हेल्प से आप पूरा अच्छे से लॉजिक क्लियर कर लेंगे। साथ में मैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम हैं। तो इसीलिए हम एक सिंगल वीडियो नहीं बनाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके बाद हम 2 या 3 और वीडियोस बनाएंगे जो हम एक सीरीज में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बस नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ज़रूर देखना। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम का, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है एंड 2014 में भी। तो आप समझ चुके हो ना ये क्वेश्चन कितनी बार हमारे एग्जाम में आया है, तो ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी एंड देन आपको इस क्वेश्चन के लॉजिक को अच्छे से समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन है, ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to same spot. Find the speed of the stream. क्वेश्चन में कहा है एक बोट है, राइट, और कहा है उस बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि जब पानी बह नहीं रहा है, पानी शांत है, ठहरा हुआ पानी है, तब हमारे बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि मेरे जो बोट की स्पीड है क्वेश्चन में कहा है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। जब पानी ठहरा है तो बस बोट ही चल रही होगी, तो बोट की स्पीड मैंने राइट कर दी। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेता है अप स्ट्रीम जब जाता है। ओके, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। पहले मेरी बोट है ना ऊपर की तरफ जाती है, फिर मेरी बोट डाउनवर्ड आती है, ऊपर से नीचे आती है और वहीं पर आती है। जहां से बोट ने चलना शुरू किया था ऊपर गई, वहीं पर बोट वापस आ जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर जाने में वो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेता है कंपेयर टू नीचे आने में। तो आपको यहाँ पर क्या बात समझना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि हमारी बोट ऊपर जा रही होगी और नीचे आ रही होगी, वहां पर 2 स्पीड होंगी। एक तो हमारी बोट की स्पीड होती है, एक होती है हमारे स्ट्रीम की स्पीड, राइट। आपका जो पानी है वो भी बह रहा है, तो उसकी भी तो स्पीड होगी। तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि मेरा जो स्ट्रीम है लेट दी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। समझ गए आप लोग यहाँ तक मेरी बात को? हम लोगों ने माना बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ पर मेरे स्ट्रीम की स्पीड भी होगी, उसे मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब एक बार मेरी बोट ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे। कौन सी स्पीड निकालेंगे? अप स्ट्रीम की। जब मेरा बोट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तब मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, और जब मेरा इस बोट डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड, जब वो अपवर्ड जा रहा है तब हम लोग स्पीड की बात करेंगे, और जब आपका बोट नीचे आएगा तब हम स्पीड की बात करेंगे। अब देखो, आप लोग ऐसे अज्यूम करो कि आप माउंटेन पे चढ़ के जा रहे हो, तो जब आप माउंटेन पे ऊपर की तरफ जा रहे होते हो और हवा चल रही होती है नीचे की तरफ, तो आप बताओ आपकी स्पीड बढ़ जाती है घट जाती है? आप इजीली ऊपर चढ़ पाते हो या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है? ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम होगा ना। मैं ऊपर की तरफ चढ़ना चाहती हूँ और हवा नीचे की तरफ चल रही है, तो एयर मेरे अगेंस्ट है, एयर मेरी स्पीड को कम करेगी। लेकिन इसके उल्टा अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगी और एयर भी ऊपर से नीचे चल रही है, तो एयर हमारा सपोर्ट करेगी। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं एयर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट बोट के साथ है। पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है ना, पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारा जो वाटर है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट, और बोट को ऊपर जाना है,
तो बोट पानी के अगेंस्ट ऊपर जाना चाहती है ना, तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपकी स्पीड होती है बोट की स्पीड माइनस आपके स्ट्रीम की स्पीड। जब भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे ना क्वेश्चन में, तब हम हमेशा स्पीड को माइनस करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर हमारा बोट वाटर के अगेंस्ट जाता है, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अब अगर हमारी बोट ऊपर से नीचे आ रही है, आपका पानी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब क्या होगा, पानी बोट को अपने साथ लेकर आएगी, तो अब बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब पानी बोट को सपोर्ट कर रहा है ऊपर से नीचे आने में। तो आपका डाउनवर्ड स्पीड होगा बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। मैं आपको इसे इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। हम एक लॉजिक पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लॉजिक को क्लियर करने के लिए। तो आप हमेशा किस बात को याद रखोगे, आप अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि जब भी अप स्ट्रीम स्पीड होगा तो VB माइनस VS होगा, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। और जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्पीड हमें पता करना होगा तो बोट का स्पीड प्लस हमारे स्ट्रीम का स्पीड। बस ये दो बात आप याद रख लो। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड दी थी, तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ 18 और इसे मैंने x माना था। ये मेरे पास 18 है और इसे मैंने x एज्यूम कर लिया था। तो इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ, लर्न कर लो। ऊपर जाने की स्पीड माइनस होगी, नीचे आने की स्पीड ऐड हो जाएगी। अब बाकी का काम हमारा क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन में कहा है उसे ऊपर जाने में 1 घंटा कम लगता है, सॉरी ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। क्लियर है ना। अब आप एज्यूम कर लो, जब मैं ऊपर जा रही थी ना तो टाइम T1 था। ओके, टाइम कितना था, T1। जब बोट नीचे आ रही थी तो टाइम कितना था, T2 टाइम था। क्लियर हो गया ना। जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने मान लिया कि टाइम मैंने T1 कंज्यूम किया, मैं इसे TU से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमने मान लिया कि तब जो टाइम लगा था वो TD लगा था। डाउनवर्ड आते हुए टाइम, अपवर्ड जाते हुए टाइम। क्वेश्चन में क्या है, ऊपर जाते हुए मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, मैं आपको समझाऊं क्या लॉजिक, आप समझो। मान लो कि मुझे ऊपर से नीचे आते हुए 2 घंटे लग रहे थे। जब मैं ऊपर से नीचे आई थी तो मुझे कितना टाइम लग रहा था, मान लो आप मुझे 2 घंटे लग रहे थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब मैं ऊपर जाऊंगी तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मुझे 3 घंटे लगेंगे। समझे ना मेरी बात को। मैं कह रही हूँ ऊपर से नीचे आते हुए मुझे 2 घंटे लगे, तो जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। इन्हें इक्वल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो जहां पर कम टाइम है वहीं तो 1 घंटा ऐड करूंगी, सो दैट ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर मैं ऐसे कर देती कि ऊपर जाने का टाइम +1 इक्वल्स टू T टाइम नीचे आने का टाइम तो पहले ही कम है, और आपने ये ऑलरेडी क्या था, ज्यादा था, और ज्यादा वाले में ही मैंने 1 को ऐड कर दिया, तो ये इक्वल थोड़ी आएगा, ये तो अनइक्वल आएगा। समझ गए ना आप मेरी बात को। तो आप याद रखना कि मैंने +1 कहाँ पे किया, जहां पे कम टाइम लग रहा था, सो दैट इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकूं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर जाने का टाइम माइनस नीचे आने का टाइम इक्वल है 1। सही है ना। 1 घंटा मुझे ज्यादा लग रहा था, तो सीधी सी बात है दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा है 1 घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं कंपेयर टू जब हम नीचे आते हैं। इसका मतलब है दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर होगा। अब कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे वैल्यू पुट करते हैं, देखो टाइम मुझे चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा है ना स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में कहा है मुझे 24 किलोमीटर ऊपर जाना था और मुझे वापस भी वहीं पर आना है, तो जितना मुझे ऊपर जाना है उतना ही मुझे नीचे आना है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो आप देखो यहां से देखो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल रही हूं, तो मैं ऊपर गई थी 24 किलोमीटर और मैं किस स्पीड से गई थी ऊपर, 18 - x से, माइनस
अब मुझे डाउनवर्ड का टाइम निकालना है, डाउनवर्ड भी मैं 24 किलोमीटर ही चलकर आई, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और डाउनवर्ड में मेरी स्पीड कितनी थी 18 + x = 1। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसे आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो और मैं बता देती हूँ। ये देखिए 24 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैंने ना 24 को कॉमन ले लिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो मेरे पास बचेगा 1/18 - x माइनस 1/18 + x = 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। आप लोग इजीली देख सकते हो a - b, a + b का आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा, तो वो आइडेंटिटी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एंड जैसा कि मैंने सिखाया है, हम न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं हर बार बोलती हूँ। तो 18 + x माइनस ब्रैकेट में 18 - x = 1। ब्रैकेट्स को मुझे क्या करना है, ओपन करना है। तो इट बिकम 18 + x माइनस 18 + x अपॉन 18 का स्क्वायर 256 माइनस x स्क्वायर = 1। -18 + 18 कट गया, x और x ऐड हो जाएंगे 2x, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 24 ब्रैकेट में 2x अपॉन 256 माइनस x स्क्वायर = 1। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 48x = क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी 256 माइनस x स्क्वायर। इन दोनों टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 256 = 0। बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा काम था आपको ये समझाना कि हम इस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो इसे सॉल्व आप करेंगे एंड अपना आंसर चेक करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो ये था, ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए समझाया मैंने कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। जब भी आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये समझाना मेरा काम था। तो एक बार और रिव्यू करते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो स्पीड घटेगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। जब भी आप नीचे आओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ये तो बात हो गई स्पीड की। अब ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम नीचे आते हैं, तो ऊपर जाना और नीचे जाने का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होगा। ओके, देन आप लोगों को टाइम का एक इक्वेशन क्रिएट करना होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया था कि ऊपर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, एंड हमेशा ऊपर जाने में ही टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी आप इक्वेशन बनाओगे इसी फॉर्म में बनेगी, ऊपर जाने का टाइम माइनस नीचे आने का टाइम इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी हो, 1 घंटा ज़्यादा, 2 घंटा ज़्यादा, 1 घंटे 30 मिनट, तो हमेशा इनका माइनस करके यहाँ पे पुट कर देना जो भी टाइम गिवन होगा। एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहने वाला है। इसका स्पीड मैंने अभी आपको बोला अप स्ट्रीम होगा, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, और इसमें स्पीड ऐड होगी तो बोट का प्लस स्ट्रीम का इक्वल्स टू, और अब आप इसे सॉल्व करके अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 एंड 18 में पूछा गया था। 18 में सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट्स चेंज थी। 2015 में चारों सेट में यही क्वेश्चन था, बस डिजिट्स चेंज थी। तो समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 54 किलोमीटर and then travel a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its first speed. क्वेश्चन में कहा है एक ट्रेन है, वो ट्रेन पहले 54 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, कितना 54 किलोमीटर, और एक एवरेज स्पीड से चलती है। लेट द एवरेज स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है, फिर आगे वो 63 किलोमीटर चलती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 63 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा है, अब जब वो 63 किलोमीटर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड
6 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है फर्स्ट स्पीड के। तो पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा? इस x में 6 किलोमीटर पर आवर ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि स्पीड अब बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप समझ पा रहे हो क्या? पहले मेरी ट्रेन 54 किलोमीटर ट्रेवल करती थी x किलोमीटर पर आवर स्पीड से, फिर हमारी ट्रेन ने 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड क्वेश्चन में कहा है इस एंटायर जर्नी में 3 घंटे का टाइम लगा। इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट दी टोटल जर्नी। तो अब आप देखो, यहाँ पे जो टाइम लगा ना, लेट द टाइम t1, और यहाँ पर जो टाइम लगा लेट द टाइम t2 आर। क्लियर है ना भाई? जब वो 54 किलोमीटर इस स्पीड से चलती है तो मैंने मान लिया टाइम t1 लगा। जब वो 63 किलोमीटर x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो मैंने मान लिया टाइम t2 लग रहा है। तो ये तो टोटल टाइम की बात की जा रही है कि टोटल टाइम 3 घंटे है। दैट मीन्स t1 प्लस t2 इक्वल होगा 3 आवर्स के। राइट और रॉन्ग? टोटल जर्नी 3 घंटे की है, इतने डिस्टेंस में इतना टाइम लगा, इतने डिस्टेंस में इतना, तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2। क्लियर हो गया? अब बस टाइम पुट करना है। अब आप लोग मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस टाइम का डिस्टेंस कितना है? 54 किलोमीटर। तो पुट कर दो 54 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? x प्लस, अब यहाँ पर टाइम निकालना है तो इसके लिए डिस्टेंस कितना था? 63 अपॉन में मेरे पास स्पीड कितनी थी? ये डिस्टेंस है, अपॉन में स्पीड कितनी है? x प्लस 6। इस t2 टाइम के लिए डिस्टेंस ये और स्पीड ये है, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 3। अब बस मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। आपको पता है ना मैंने कैसे बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई x प्लस 6 से। न्यूमिनेटर में मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 54 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 63 में, इक्वल्स टू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगी, तो ऐसे इरेज करते हैं एंड इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर रही हूँ, 54 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 54x प्लस 54 की मल्टीप्लाई होगी आपके 6 में प्लस 63x इक्वल्स टू 3x ब्रैकेट में x प्लस 6। सॉल्व करते हैं, 54x एंड 63x ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 6 11x प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, सो 3 2 4 इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, इट बिकम 18x। इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको भी इधर लेकर जाएंगे, सो 3x स्क्वायर 18x में से 117x को हमें क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है ना? तो हम इसे राइट कर देते हैं, माइनस 117x माइनस 18x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस 18x था, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी और यही मेरे x की वैल्यू होगी मेरी फर्स्ट स्पीड। तो हो गया आपका क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड्स में, आपके एनुअल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल देखने को मिले। हमारा क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Find number. ये क्वेश्चन 2021 एंड 2022 में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि 21 एंड 22 में आ गया है तो 23 में नहीं आएगा, बट प्री बोर्ड में तो आ सकता है ना। तो प्री बोर्ड के लिए एक बार क्वेश्चन समझते हैं। जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो हम उसे कैसे अज्यूम करेंगे, आप पहले ये समझेंगे। मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मुझे एक 23 नंबर है, दैट इज 2 डिजिट नंबर, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा।
23 को आप क्या लिखोगे, 2 + 3? नहीं, अगर मुझे कोई 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना है, आप समझो एक बार कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो सब खत्म। 2 डिजिट नंबर आप ऐसे लेंगे x y, नहीं ना। 2 × 3 मान सकती हूँ क्या मैं इसको, 2 × 3, ये तो 6 है, नहीं। क्या मैं इसे ऐसे एज्यूम करूँ x + y, ये भी नहीं। तो मैं 2 डिजिट नंबर कैसे एज्यूम करूँ, ये है मेरा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। मुझे 23 आपको बताना है, क्या आप इसे 20 + 3 लिखेंगे? बिल्कुल, यही है कॉन्सेप्ट। मैं 23 को लिखूंगी 20 + 3, दैट मीन्स मैं इसे राइट करूंगी 2 × 10 + 3। 2 मुझे नहीं पता था, 3 मुझे भी नहीं पता, तो इट बिकम x × 10 + y, 10x + y। अब आप समझे क्या मेरी बात को? जब भी हमें 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना होता है तो हम उसे एज्यूम करते हैं 10x + y। y मेरा यूनिट प्लेस पर रहने वाला नंबर है और x मेरा 10 प्लेस पर रहने वाला नंबर है। अभी आपको बात क्लियर हो गई? तो जब भी 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना होगा तो 10x + y। तो याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में बोले 2 डिजिट नंबर तो बिना कुछ सोचे लिख देना 10x + y। अब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर डिजिट इंटरचेंज की सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे मेरे इस क्वेश्चन में भी हुआ है, द डिजिट इंटरचेंज। इसको भी समझते हैं। डिजिट इंटरचेंज मतलब 3 के प्लेस पे 2 आ जाए और 2 के प्लेस पे 3 आ जाए, दैट मीन्स ये 32 बन जाए। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, ये मैंने x माना था, इसे मैंने y माना था। अब इसे मैं क्या लिखूंगी? अब क्या है, अब पहले मेरा यूनिट प्लेस पर y था, अब मेरा 10 प्लेस पर y आ गया। तो अगर मैं कहूँ मेरी डिजिट इंटरचेंज हो गई है तो क्या ये 10y + x बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैं इसे राइट करूंगी 30 + 2, दैट मीन्स 3 × 10 + 2 एंड 3 मेरा y था, दैट मीन्स इट बिकम 10y + x। तो जब भी आपकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी तो जो नंबर आपको मिलेगा डिजिट इंटरचेंज के बाद, ठीक है ना, जब हमारी डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी उसके बाद मुझे जो 2 डिजिट का नंबर मिलेगा इट बिकम 10y + x। हो गया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब क्वेश्चन कंप्लीट भी कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक 2 डिजिट का नंबर इस तरह से है दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, उस नंबर की डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। तो डिजिट क्या थी? हम लोगों ने जो नंबर माना है वो नंबर आप लोगों ने माना है x, 10x + y। तो उसकी जो डिजिट है वो x और y है ना। तो क्वेश्चन में कहा है डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है, तो x × y क्वेश्चन में कहा 24। आगे क्वेश्चन में कहा इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, तो मेरा नंबर क्या था 10x + y। अब क्वेश्चन में कहा है अगर मैं इस नंबर में से 18 को माइनस कर देती हूँ, ये मेरा नंबर है, नंबर में से मैंने 18 को माइनस किया, तो क्वेश्चन में कहा है डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं अपने प्लेस पर। तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, इट बिकम 10y + x। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ये x इधर आएगा माइनस में, इट बिकम 9x, ये इधर आएगा माइनस में, इट बिकम -9y। 18 को राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी इक्वल्स टू में 18। तो मैं 9 से पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से मैं 9 को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x - y मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी ना जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है, मैं वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो मेरे x की वैल्यू आएगी 24/y, उसे मैं वहाँ पे पुट करूँगी। 24/y - y = 2। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 - y² = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम 24 - y² = 2y, दैट मीन्स y² + 2y - 24 = 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे x मिल जाएगा, x और y को यहाँ पुट करोगे तो आपको 2 डिजिट का नंबर भी मिल जाएगा। तो हो गए आज हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लॉजिक क्लियर। बाकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।